हाय फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है जिसके अंदर मैंने पूरा आरबीआई की डिटेलिंग बता रखी है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कितने लोग होते हैं, मॉनेटरी कमेटी में कितने लोग होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे वर्क करती है, उसके रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो भी मैकेनिज्म है वो सारे आपको बता रखे हैं मैंने। साथ में कुछ चीज़ों का रिकैप भी कर रखा है, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट टू पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पे आए, आपको मजा आएगा। फिर चलिए, Which of the following activities of Reserve Bank of India is considered to be the part of the स्टेरिलाइजेशन? देखिए, पहली बात आपको बताना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करता है, लेकिन किस टाइप की सिक्योरिटीज को सेल करता है? जो कि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में उसको सेल करता है और अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर जो आरबीआई होता है वो सिक्योरिटीज को बैंक्स को सेल करता है। अगर बैंक को सिक्योरिटीज अगर सेल कर रहा है, सिक्योरिटी मतलब एक तरह से क्या हो गए, बॉन्ड पेपर्स हो गए एंड ऑल, जिसमें ये लिखा होता है ना कि आपको 10 साल बाद सो एंड सो अमाउंट मिलेगा, तो एक तरह से अश्योरेंस दी रहती है वो पेपर्स की, तो उन पेपर्स को सेल करता है। अगर बैंक को सेल कर रहा है, लेट्स सपोज इसके दोनों एस्पेक्ट को हम देखते हैं। अगर बैंक को उसने सेल किया है तो इसका मतलब क्या होगा? बैंक से वो पैसा अपने पास लेगा, आरबीआई अपने पास वो पैसा ले लेगा। तो आरबीआई जब बैंक से पैसा ले लेगा तो बैंक के पास क्या बचेगा? बैंक के पास कम अमाउंट बचेगा, सो बैंक विल इन्वेस्ट लेस। अगर यहां पे बैंकों से पैसा, बैंकों से यहां पे सिक्योरिटीज लेगा, तो देखिए अब यहां पे वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। ये वाला फर्स्ट केस में क्या था कि बेच रहा है, मतलब बैंक उससे ले रहे हैं, बैंक उससे ले रहे हैं सिक्योरिटीज और बैंक उसको पैसा दे रहा है। तो समहाउ आरबीआई इज गेटिंग द मनी और बैंक के पास कम पैसा बचेगा। जब शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, बैंक के पास कम पैसा बचेगा और बैंक इसको पैसा दे देंगे। ठीक है, अब सेकंड केस यहां पे लेते हैं, केस 2, जहां पे आरबीआई क्या करेगा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज को ले रहा है, तो यहां पे आरबीआई खुद पैसा देगा कि बोले ठीक है, मैंने तुमसे सिक्योरिटीज ले ली है, तुम पैसा ले लो इसके बदले। जब शेड्यूल बैंक के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे? दे विल इन्वेस्ट मोर मनी। तो ये भी एक तरीका होता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू चेक द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन की बात होगी तो दैट इज कंडक्टिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पे वो फॉरेन सिक्योरिटीज को यहाँ पे सेल करता है। ठीक है, और ये भी इंटरवीन करता है कि भाई हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो चेक में रहे, ओके, डॉलर बैलेंस रहे, ये सब चीजें यहाँ पे करता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिमाग में रखना कि इट्स ऑल अबाउट द बॉन्ड्स, ओके, ऑल अबाउट द बॉन्ड्स। चलिए, और ये भी एक तरीका है जिससे कि मनी कंट्रोल किया जाता है मार्केट के अंदर। एक तरह से वही है, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट का ही कंसेप्ट है, बट बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिक्योरिटी सेल की जाती है बस। और दिमाग में एक चीज रखना, कभी भी बैंक के पास अगर पैसा आएगा तो बैंक के पास जब पैसा आएगा दे विल इन्वेस्ट। तो कौन से केस में पैसा आएगा यहाँ पे? जब वो लोग जब आरबीआई उनको उनकी सिक्योरिटी लेगा, जब आरबीआई उनकी सिक्योरिटी लेगा तो आरबीआई उनको पैसे देगा, सिंपल सी बात है। और सेकेंड केस में क्या होगा? जब वो लोग आरबीआई की सिक्योरिटी लेंगे तो वो आरबीआई को पैसे देंगे, सिंपल सी बात है। तो उस केस में क्या होगा कि पैसे कम हो जाएंगे मार्केट में एक तरह से। चलिए, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन द डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग द यूएस डॉलर और द स्विफ्ट सिस्टम। देखिए, कभी कभी तो सीधा ये लोग एग्जाम में स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? A digital currency can be distributed with a condition programmed into it such a way time frame for spending it। तो पहले ये पता होना चाहिए कि स्विफ्ट सिस्टम होता क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्विफ्ट सिस्टम का पहले स्विफ्ट का फुल फॉर्म पढ़ लो यार। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहां पे जो हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, सो इट इज नीडेड। बट यहां पे बोला जा रहा है कि इट इज पॉसिबल टू मेक द पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। बेसिकली ये हम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। विदाउट डूइंग दैट वी कैन, विदाउट यूजिंग दिस सिस्टम यू कैन डू दैट। ऑल्दो इसका यूज किया जाता है, बट ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी के साथ हम कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द सिस्टम दैट वी यूज फॉर द फॉरेन ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब यहां पे बात करें डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंडीशन प्रोग्राम। तो देखिए यहां पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आरबीआई का ई रूपी जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल ई रूपी बोलते हैं, तो दैट इज अ लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। तो डेफिनेटली उसको हम यहां पे कर सकते हैं विथ सर्टेन टाइम फ्रेम। तो वैसे सही बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस एनडीए में नहीं आते, सही बताओ। बस ये है कि भाई मेरे दिल की खुशी के लिए मैं बता रहा हूं, बट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा करके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके, बट चलिए, हाँ यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है।
ओके। और ये जो दिमाग में रखना है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन जानेगा तो कैसे बन सकता है, यहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है क्या ये लीगल टेंडर है क्या? यस, इट इज अ लीगल टेंडर दैट इज इशूड बाय द आरबीआई। आरबीआई इशू करता है, डेफिनेटली इट्स अ लीगल टेंडर। आप डिजिटल करेंसी है तो आप इसके थ्रू ये कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में इसको आप लेन देन कर सकते हैं इससे। ठीक है, आपको यहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। या फिर स्विफ्ट सिस्टम आपसे ये पूछा सकता है कि जो स्विफ्ट सिस्टम है वो किस चीज के लिए यूज होता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए होता है। एक और चीज आपसे पूछा सकता है कि इसका फुल फॉर्म बता दो। यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यहां से पूछे जा सकते हैं, यहां इस क्वेश्चन से पर्टिकुलरली पूछे जा सकते हैं, ये बता रहा हूं आपको मैं। चलिए, तो दोनों स्टेटमेंट बाय द वे सही है। अच्छा, आई थिंक वो सेम रिपीट हो गया। ओके, अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन और इसके नीचे एक और क्वेश्चन डाला मैंने। ये सीडीएस 2016 में पूछा गया था और यहाँ पे ये पूछा गया था दिस वन 2022 में। देखो, उससे मतलब नहीं है मुझे एग्जैक्टली उससे मतलब नहीं है, बट मुझे आपको ये चीज समझानी है यहाँ पे कि यहाँ पे रेटिंग एजेंसी के बारे में बात हो रही है और डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपको आ रखा है सीडीएस में रेटिंग एजेंसी के बारे में, तो विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं एक पूरे क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। तो ये समझ रहे हैं आप कि जब हम हायर जो लेवल का एग्जाम होता है आईएएस का या फिर सीएपीएफ का भी आपका एग्जाम जो होता है आपसे हायर लेवल का ही होता है, तो अब उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एनडीए सीडीएस के लेवल को हम ऑलरेडी टच कर रहे होते हैं। बस हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को करते टाइम हमारी डिटेलिंग थोड़ी और होनी चाहिए अच्छे से, बस इतना हमें ध्यान रखना है। चलिए, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। पहली बात, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोस्टली प्राइवेट होती हैं तो उसको आरबीआई यहाँ पे कोई रेगुलेट नहीं करता और उसको रेगुलेट करती है सेबी। कौन रेगुलेट करता है? आप देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब एग्जाम में आ गया कि भाई कोई भी एक नाम ले लिया इन्होंने रेटिंग एजेंसी का, ऑलरेडी इन्होंने ये सारे की सारी रेटिंग एजेंसी पूछ रखी है, ये सारी की सारी रेटिंग एजेंसी इंडियन है, सारी की सारी इंडियन रेटिंग एजेंसी है और इनमें से पूछ लिया कि भाई इनको रेगुलेट कौन करता है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, तो रेगुलेट कर सकता है भाई इनको सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। और ठीक है भाई, क्योंकि देखिए ये लोग रेट करते हैं भैया कि इस टाइम इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, सेंसेक्स नीचे क्यों जा रहा है, कौन सी कंपनी कैसी है, तो ये रेटिंग एजेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी इसके ये तो देखो, ये तो इंडिया की है, आपको वर्ल्ड की भी बहुत सारी पता होनी चाहिए, 2-3 आपको वर्ल्ड की पता रहनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो इंडिया है इन्होंने पूछा तो डेफिनेटली इन फ्यूचर देखे ना 3-4 वर्ल्ड का दे देंगे, उसमें से एक इंडिया का दे देंगे, फाइंड द ऑड वन आउट ऐसा भी दे सकते हैं वो लोग। तो वर्ल्ड की 2-3 लिख लो, जैसे कि भाई मूडी है, अब मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज है, ठीक है। उसके बाद दूसरे लिख लो फिच, ये उसको बिग 3 बोलते हैं वैसे, फिच रेटिंग काफी कुछ मैटर करता है। ये लोग भाई ये जब किसी कंट्री को भी रेट करते हैं ना कि कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए कहां पे नहीं करना चाहिए, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं दे लुक इनटू दिस मैटर कि अच्छा हमें भाई इसकी फिच की क्या रेटिंग है, मूडीज ने क्या इसको रेट किया है। और एक है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, एसएनपी बोलते हैं इसको, एसएनपी बोलते हैं स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड की हैं और बाकी सिरसिल, केयर, आईसीआरए ये इंडिया की हैं, ये तीनों की तीनों इंडिया की हैं बाय द वे बताऊं आपको। और कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, यहाँ पे आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। तो जब 2 क्वेश्चन को हम साथ में करते हैं तो दैट्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलिए, द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआरए इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यस, ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी इंडियन क्रेडिट, अच्छा ये वाला पहला, हाँ ये तो हो गया ऑलरेडी, मतलब सही है, पब्लिक रेटिंग है ये और इसका फॉर्मेशन से कोई लेन देन, बस आपके लिए क्वेश्चन जो बनेगा ऑलरेडी पूछा भी जा चुका आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग सिस्टम। बिल्कुल, अब देखिए 4 आप दिमाग में रखेंगे यहाँ पे, सिरसिल, केयर, आईसीआरए एंड ब्रिकवर्क, ये चारों इंडिया की हैं और मूडी इन्वेस्टर्स, फिच रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर ये क्या होंगे? वर्ल्ड की होंगे। ये दिमाग में रखिए और इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? इनको रेगुलेट कर रहा है सेबी, बस और कुछ यहाँ पे आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलिए, इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर फर्स्ट को हटा दीजिए, 2 और 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगले आते हैं। विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो। पहली बात आपको बता दूं, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसकी ड्यूटी मालूम है क्या होती है? उसकी ड्यूटी होती है कि वो आरबीआई के चेयरमैन को अपॉइंटमेंट की वो करे, रिकमेंडेशन दे। तो खुद सोचिए कि आरबीआई का चेयरमैन उसका एज अ गवर्नर, मतलब आरबीआई का गवर्नर उसका चेयरमैन कैसे हो सकता है जब वो खुद रिकमेंड करते हैं कि अगला आरबीआई का गवर्नर कौन बनेगा? तो बताइए, पहला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाता है। चलिए, आरबीआई रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बिल्कुल सही बात है भैया, इनको बैंक बोर्ड ब्यूरो की ड्यूटी है, उसके अंदर दे आल्सो रिकमेंड कि आरबीआई का चेयरमैन कौन बनेगा, बिल्कुल सही बात है। बीबीबी दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक्स
इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजी इन कैपिटल, बिल्कुल उसकी हेल्प करते हैं। तो दूसरा भी, तीसरा भी सही है। तो ये आरबीआई का चेयरमैन नहीं होगा, बहुत लॉजिकल सी बात है। अगर आपको थोड़ा सा बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पता है, ऐसे आपको बता दो, इसके ऊपर काफी कुछ क्वेश्चन आए थे कि भाई इसको, मतलब क्वेश्चन उठा था इसके ऊपर कि नहीं यार इसको बदलने की जरूरत है, अभी भी यहाँ पे धातली है, बहुत सारी चीजें निकल के आई थी, ठीक है। तो बट इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ काम हुआ नहीं। और बता दो, एक अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसकी ड्यूटी यही है कि बैंक में कैसे सुधार लाना है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे सुधार लाना है, और साथ ही साथ कौन से नेशनलाइज बैंक के गवर्नर कौन बनने चाहिए, उसके हाई टॉप लेवल पे कौन आना चाहिए, ये सब ये रिकमेंड करते हैं। तो फर्स्ट इज अ रॉन्ग आंसर, सेकंड एंड थर्ड इज अ राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता है, क्या सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया जा सकता है भाई कि आरबीआई के चेयरमैन को भी ये लोग रिकमेंड करते हैं कि आरबीआई का चेयरमैन कौन बनेगा? बिल्कुल करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के लिए आ सकते हैं। मेरा देखो, मेरा काम यही है, ये जब क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोग के क्या बोलते हैं एग्जैक्टली यही आएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप लोगों को चीज समझनी चाहिए। आप लोग की, मैं बच्चों की बहुत बेकार आदत देखी, उनको लगता है कि नहीं 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 हमको तो मतलब एग्जैक्ट वही क्वेश्चन चाहिए। अरे कैसे, मतलब यूपीएससी है वो, तुम्हारे स्कूल का टीचर का वो नहीं है जो उठा के कॉपी पेस्ट करके, सीबीएसई नहीं है वो कि उठा के कॉपी पेस्ट करके वही दे देगी। चलिए आगे देखते हैं, क्या बात है, रिपीटेशन काफी डाल दिया यहाँ पे। चलिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसके लिए बदले पैसे देने पड़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्यों करना चाहेगा? सोच के देखिए। क्योंकि देखो, जब सिक्योरिटी देखो, इससे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन में ही होता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी का सेल और परचेस किया जाता है। जब आरबीआई उसको खरीद रहा है तो इसका मतलब आरबीआई पैसे देगा। आरबीआई पैसे क्यों देना चाहेगा? इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो पहली बात आरबीआई चाहेगा कि पैसा मेरे पास ज्यादा है, पैसा मैं अपने पास कंट्रोल करके रखूं, मार्केट में पैसा कम हो। तो ये देखिए उल्टा बात बोली जा रही है ना यहाँ पे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ाना है, इन्फ्लेशन अगर कम है उसको बढ़ाना है, तब तो आरबीआई यहां पे बाई कर लेगा, तो बोलेगा कि गवर्नमेंट को मैं पैसे दे देता हूं, गवर्नमेंट जहां चाहे वहां इन्वेस्ट करे। लेकिन यहां पे आरबीआई खुद क्यों खरीदेगा? इन्फ्लेशन को अगर ज्यादा हो रखा है तो आरबीआई तो चाहेगा ना कि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाए। आरबीआई का टारगेट है 4 प्लस माइनस जो है अपना है 2, मतलब 4 से 6 के बीच में उसे इन्फ्लेशन को रखना है, उसकी ड्यूटी है वो। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। और हम सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कहां करते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन में करते हैं। इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिकेटिंग, डेप्रिकेटिंग मतलब नीचे जा रहा है, रुपी नीचे जा रहा है एज कंपेयर टू दिस डॉलर, आरबीआई इज लाइकली टू सेल द डॉलर इन द मार्केट। तो बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कैसे, अब इसको समझना पड़ेगा कि डॉलर और रुपी का रिलेशन कैसे होता है। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो जाते हैं। देखिए अब क्या बोला मैंने, रुपी नीचे गिर रहा है, रुपी नीचे गिर रहा है मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। ये तो बोल सकते हैं डॉलर इज अप्रिशिएटिंग और रुपी इज डिप्रिशिएटिंग। इसका मतलब क्या है कि पहले $1 के बदले में 100 रुपए दे रहा था, अब $1 के बदले में 110 रुपए दे रहा हूं। करेक्ट, क्योंकि डॉलर की क्वांटिटी कम हो गई है। होता है ना, हमारा डिमांड एंड सप्लाई क्या करता है, जिस चीज की क्वांटिटी कम हो जाए उसके भाव बढ़ जाते हैं। यही कहानी है हमारे, यही इकोनॉमिक्स हमारा कहता है। तो यहां पे क्या होगा, आरबीआई इज लाइकली टू सेल द डॉलर, तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर मार्केट में ज्यादा लाएगा। बोले डॉलर का भंडार करो, डॉलर बढ़ा दो। तो डॉलर जब बढ़ा देगा, डॉलर पहले सिर्फ $50 थे, मार्केट के अंदर $50 ही घूम रहे, अब आरबीआई ने कोशिश किया और डॉलर फूको यहाँ पे, मार्केट में डालो, मार्केट में डालो, तो अब डॉलर 100 हो गए। तो लोगों को लगा अब तो मार्केट में डॉलर आ चुके हैं ना, तो डॉलर का भाव खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई हर जगह लगे, इकोनॉमिक्स को समझना है, थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल हर जगह अगर लगाते रहेंगे इकोनॉमिक्स आसान हो जाएगी, नहीं लगाते रहेंगे तो इकोनॉमिक्स आप स्ट्रगल करते रहेंगे। सिंपल सी बात है, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी समझ, इकोनॉमिक्स आसान बन जाती है। चलिए, तो आपको ये समझ रहा होगा कि अगर रुपी गिरेगा डॉलर के मुकाबले, इसका मतलब डॉलर कम है, डॉलर ज्यादा कर दो, डॉलर की क्वांटिटी बढ़ा दो, बस बात खत्म। सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, पहला तो वैसे गलती है। इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय द डॉलर। बिल्कुल सही बात है भैया, क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे होता है, यहां पे देखते हैं। देखिए अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए और यूरोपियन यूनियन में डाउन हो रहा है, मतलब यहां पे समझिए कि एक तरह से डॉलर की वैल्यू अपने नीचे गिर रही है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होगा, आरबीआई क्या करेगा भैया कि डॉलर खरीद लो थोड़े, क्योंकि ऑफकोर्स बात है डॉलर का जब रेट नीचे गिरेगा तो हम तो चाहेंगे कि डॉलर खरीद लो, तो डेफिनेटली वही आरबीआई यहाँ पे कर रहा है।
कि जब यूरोपियन मार्केट और यूएसए के अंदर डॉलर या इंटरेस्ट रेट उनके नीचे गिर रहे हैं, बोले उठा लो डॉलर, डॉलर परचेज कर लो, सिंपल सी बात है। सो दैट आरबीआई विल डू, सिंपल, इसमें लॉजिक ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। सो दैट्स व्हाई 2 and 3 इज द राइट आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फॉर प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अब देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन, अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, कौन करेगा, कि यहाँ पे क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल करेगा, कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ड्यूटी है भैया कि वो यहाँ पे इन्फ्लेशन को इन चेक रखेगा। अभी तक हम उसी की तो बातें करते जा रहे हैं, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा। ऊपर हमने देखिए, ऊपर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था इन्फ्लेशन के बारे में, आरबीआई की ड्यूटी बनती है। तो अभी तक ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाना चाहिए कि हाँ, इन्फ्लेशन को अगर चेक करने की ड्यूटी है, इन्फ्लेशन को स्टेबल करने की ड्यूटी है, तो दैट्स द ड्यूटी ऑफ द आरबीआई ओनली। आरबीआई विल टेक केयर ऑफ दैट। चलिए, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किसकी वजह से क्रिएट होगा? देखिए, एक टर्म आता है यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग। कौन सा टर्म है यहाँ पे? डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखते हैं जरा। सबसे खराब चीज किसी कंट्री के लिए क्या होती है? जब उस कंट्री में नए नोट प्रिंट किए जाते हैं, नए नोट प्रिंट किए। तुम तो देखो, बहुत टाइम पे मुझे बचपन में क्या लगता था कि सरकार के पास पैसे की कमी हो रही है, सरकार पैसा क्यों नहीं छाप देती है, सरकार पैसा प्रिंट कर ले। तो ये बात सोचो कि सरकार जब नया पैसा प्रिंट करेगी तो प्रिंट करके कहां देगी? लोगों को ही देगी ना, मार्केट में लाएगी। मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, वापस से क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो कभी भी नया पैसा प्रिंट करना इज नॉट द गुड ऑप्शन, इस सबसे बैड गवर्नेंस का पार्ट है। सो क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। आपकी बजट के अंदर कमी है, मतलब आप डेफिसिट में चल रहे हैं, डेट में चल रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, अपना लोन लेके इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए और एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करिए जिससे और जॉब क्रिएट हो, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से और आपको पैसा रिटर्न्स मिले, ऐसा कुछ करिए, ना कि पैसा प्रिंट करिए। दैट्स नॉट द गुड सॉल्यूशन। और गवर्नमेंट को ऑफकोर्स बात है, पैसे देने वालों की कमी नहीं है, गवर्नमेंट तो पब्लिक से लोन ले सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है गवर्नमेंट। एंड विद दैट गवर्नमेंट टेक द मनी फ्रॉम द पीपल, गवर्नमेंट यूटिलाइज इट, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करेगी जगह जगह पे, वहां से रिटर्न कमाएगी और उसको भाई अपने बजट डेफिसिट को कम करेगी। ये तरीका होता है सबसे बेस्ट। ओके, ना कि पैसे को प्रिंट करके। अगर पैसे को आप प्रिंट करोगे, इट विल क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे हमें देखने को मिलता है हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, जैसे कि जिम्बाब्वे जैसी कंट्री, जब हम छोटी छोटी कंट्री को देखते हैं जो डूब रहे हैं, श्रीलंका में भी हालत हो गई थी वैसे ही, मालदीव में वैसी हालत हो गई, तो पाकिस्तान में तो हालत डूब रही है। क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपनी क्या बोलते हैं, कर्ज ले रहा है कर्ज को चुकाने के लिए। देखिए क्या लाइन निकल गई मुंह से मेरे, एक कर्ज ले रहा है कर्ज को चुकाने के लिए, क्योंकि चाइना से जो कर्ज लिया है और चाइना से ही कर्ज लेके उसको चुका रहा है। तो ये हालत हो रखी है, उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं इसको? DEBT, डेट ट्रैप बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो डी इज द राइट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला, द certain provision in the constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in the public interest. Definitely दे तो सकते ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द गवर्नर ऑफ द RBI draw its power from the RBI Act। ठीक है भैया, पढ़ते हैं अभी जरा। गवर्नर ऑफ द, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, किसके रिकमेंडेशन पे? बैंक बोर्ड ब्यूरो के रिकमेंडेशन पे, आपको पता ही है। तो इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अच्छा, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग भैया? RBI एक्ट के अकॉर्डिंग। सब कुछ यहाँ पे RBI एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। चलिए, तो देखिए, सर्टन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना बोल के यहां पे RBI एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये हटा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हटा दीजिए, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसलिए बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे तो सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत नहीं, RBI एक्ट के तहत। द गवर्नर ऑफ द RBI ड्रॉ इट्स पावर फ्रॉम द RBI एक्ट। बिल्कुल, RBI एक्ट कौन सा है भैया? RBI एक्ट यहाँ पे 1934 का है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ इसमें नहीं है भैया, क्योंकि देखो गवर्नर की ड्यूटी है, गवर्नर हैज अ पावर फॉर द जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन अफेयर ऑफ द बिजनेस ऑफ द RBI। तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे 1 and 3 इज द राइट आंसर। यहां पे भी आप ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ना होकर अगर RBI एक्ट रहता तो स्टेटमेंट इज फुली करेक्ट। 1 and 3 इज द राइट आंसर हियर। चलिए, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा बैंक है विच इज कॉल्ड एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो इसको हम RBI को कहते हैं। किसको कहेंगे? RBI को कहेंगे लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। यूजुअली रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या होता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं तक रुक जाता है कभी कभी कि भाई हम किसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहते हैं? हम RBI को कहते हैं। देखिए,
लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम द अदर। अरे भाई ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, हम यहाँ पे बैंकों को ध्यान रखता है। आरबीआई की ड्यूटी क्या है? आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहते हैं, मतलब जितने भी बैंक है, कमर्शियल बैंक हमारे पास है, उनका ध्यान रखता है, उनको टेक केयर करता है, तो उनको यहाँ पे लिक्विडिटी देता है। तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग टेम्परेरी क्राइसिस, बिल्कुल इनके लिए सही है, क्योंकि बैंकर्स बैंकों का ध्यान रखने की ड्यूटी आरबीआई को दी है, ना कि यहाँ पे इंडस्ट्री की और ट्रेड की, वो देख लिया जाएगा। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, देखिए ऑल्दो करता है, ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट को नहीं लैंड करता, बिल्कुल करता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका जो रेफरेंस है वो बैंकिंग सेक्टर से रेफरेंस है, ना कि गवर्नमेंट रेफरेंस है। ऑल्दो गवर्नमेंट को हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करता है, वहां पे गवर्नमेंट को भी लेंड ऑन करता है पैसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका रेफरेंस यहाँ पे इसके साथ नहीं है। अपने आप में स्टेटमेंट थोड़ा सही है, लेकिन द वे क्वेश्चन इज आस्क्ड ये उतना सही नहीं बनता है, इसलिए बैंकिंग के हिसाब से सही है। अदरवाइज इन्होंने क्वेश्चन दिया ही है कि स्टेटमेंट अपने आप में पूरा सही है, गलत नहीं है, ये गवर्नमेंट को बिल्कुल हेल्प करते हैं, यहाँ पे आरबीआई करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट as per the given question will be wrong, otherwise in the general sense the statement is right, ठीक है। तो यहां पे आप ये देखिए कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, वो बैंकों में पैसा सेव कर रहे हैं, बैंक में पैसा डाल रहे हैं, तो आरबीआई की ड्यूटी है कि बैंकों को बचा के रखे। बैंक जो हमने पढ़ा था, आपको याद करिए अगर आप मेरा पुराना वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मॉरल एसोसिएशन करना, उनको क्या बोलते हैं, बार बार पे उनको टोकना, भाई पैसे कहाँ इन्वेस्ट हो रहे तुम्हारे, सीआरआर तुम्हारा मेंटेन है या नहीं है, एसएलआर तुम्हारा मेंटेन है या नहीं है, अगर सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं हो रहा तो उनके ऊपर फाइन लगाना, ये सब ड्यूटी आरबीआई की है। दैट्स वाई यहाँ पे आरबीआई को बोलते हैं, और अगर क्राइसिस में पहुंचोगे तो आरबीआई विल कम फॉर द हेल्प, ठीक है। ये सब चीजें, इसलिए आरबीआई को भाई पिताजी कहते हैं बैंकों का, आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। चलिए, सो बी इज द राइट आंसर ये। अब इससे आपको थोड़ा रिफ्रेश हो रहा होगा चीजें, अगर आप समझते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। इफ आरबीआई डिसाइडेड टू अडॉप्ट द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट का मतलब होता है कि पैसा मार्केट में जाएगा, टाइट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि पैसा मार्केट से आरबीआई ले लेगा, ठीक है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी मतलब, अब देखिए जितने भी तरीके यहां पे अपनाए जाएंगे जिससे मार्केट में पैसा कैसे बढ़ सकता है, बैंकों के पास कैसे पैसा आ सकता है, आप खुद देखिए। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड कट द रेपो रेट एंड द बैंक रेट। अब समझिए जरा, कट एंड ऑप्टिमाइज, पहली बात है यहां पे आरबीआई कट क्यों करेगा, ठीक है। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसको और कट क्यों करेगा, मतलब और बढ़ाएगा क्यों, उसको क्या करेगा, बोले और कम करेगा ना, यहां पे सिंपल सी बात है। कुछ गलत तो नहीं पड़ा, अरे यार नॉट डू लिखा है यार, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट डू, कौन सा नहीं करेगा, क्योंकि देख रहा हूं सारी चीजें यहाँ पे अपोजिट लिखी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन भी यही है। नहीं नॉट डू की बात बोली हुई, तो कैसे जा रहा है, नॉट डू कौन सा नहीं करेगा, वो पहला वाला नहीं करेगा भैया, पहला वाला नहीं करेगा, बिकॉज कट क्यों करेगा, बोलो ना कि अपोजिट जा रहा है फिर, हाँ बिल्कुल पहला वाला नहीं करेगा, ठीक है। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, भाई उनको देखो, अभी आपको बताना चाहिए कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती क्या है, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यहाँ पे क्या होती है, वेट यार अभी भी खास से मैं कुछ कंफ्यूजन में चल रहा हूँ, माय मिस्टेक, रुकिए जरा एक बार, जरा मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुई है मुझसे। इफ द आरबीआई डिसाइडेड टू एक्सपेंड एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट डू, अच्छा ठीक है, मतलब आरबीआई यहाँ पे मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, मार्केट में इन्फ्यूज कब करेगा, वो भाई बैंकों को बोलेगा कि भाई तुम्हारा एसएलआर कम करो, सीआरआर कम करो, करेक्ट। तो यहाँ पे कट करने की बात कर, ठीक है। पहला वाला यहाँ पे नॉट डू की बात बोलेगा, मतलब नॉट डू बोला है, पहला वाला बोलेगा तुम करो, ये डू में आएगा, ठीक है। ये देखिए ये कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी दिमाग हिल जाता है। देखिए क्या बोलेगा, कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी, मतलब आप अपने एसएलआर पहले जो आप 20% रखते थे अब उसको 15% रखो, ठीक है। तो ये उनको करने के लिए बोलेगा, क्योंकि एक्सपेंशन इस पॉलिसी है तो करने के लिए बोलेगा, ठीक है। कट द बैंक रेपो रेट एंड द बैंक रेट एंड द रेपो रेट, बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए लोन देता है आरबीआई बैंकों को, मतलब 28 दिन के लिए, तो इसका रेट कम कर देगा, ठीक है। क्या आप सस्ते रेट पे लेके जाओ, ठीक है, ये भी करेगा, ये डू में आएगा ये। और रेपो रेट भी क्या करेगा, कम करेगा। अच्छा एक और बात आपको बताई थी मैंने, रेपो रेट के अंदर कोलेटरल लगता है, बैंक रेट के अंदर कोलेटरल नहीं लगता है, ठीक है। तो यहां पे रेपो रेट शॉर्ट टर्म का लोन होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म का लोन होता है। आरबीआई क्या करेगा, दोनों का बोलेगा भैया कि तुमको मैंने रेट कम कर रखा है, तुम और ज्यादा हमसे पैसा लेके जाओ, ये डू वाला सिस्टम है, ये डू वाला सिस्टम है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, पहले ये भी बता देता हूं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है। ये वैसा सिस्टम है जब एक स्पेशल विंडो है, सुनिए ध्यान से, इट इज ए स्पेशल विंडो, एक स्पेशल विंडो है कि जब बैंकों को अर्जेंट नीड चाहिए हो, एक्यूट शॉर्टेज हो गया पैसे का, आपने पढ़ा था ना,
आरबीआई इज द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो उसी तरह से एक सिस्टम चालू कर रखा है आरबीआई ने कि बैंकों को बहुत ज्यादा एक्यूट जरूरत पड़ रही है, भाई शॉर्टेज हो रखा है कैश का, अब वो कहां से पैसा लेने जाएंगे, तो हम ही है भाई उनके माई बाप, हमसे ही पैसा लेने के लिए आएंगे वो। तो आरबीआई विल गिव देम मनी थ्रू द सिस्टम ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो रेट होता है यहां पे वो रेट थोड़ा हाई होता है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज ना करके उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा अगर एक्सपेंसिव पॉलिसी है तो, अदरवाइज अगर टाइट पॉलिसी है तो इंक्रीज करेगा। तो नॉट डू पूछा था, दिस विल गो विद इट, तो 2 इज द ओनली आंसर हियर। और एक और बात, कभी आपसे पूछा जाए, तीन चीजें दिमाग में रखो। एक है बैंक रेट, बैंक रेट में लोन कितने दिन के लिए मिलता है, 28 दिन के लिए मैक्सिमम मिलता है। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म का लोन होता है, ज्यादा करके मैक्सिमम 14 दिन तक मिल जाता है, ठीक है, मैक्सिमम 14 बोल दिया, मैं ज्यादा ही बोल दिया। और यहां पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी लोन ही लेते हैं वो लोग, लेकिन एक्यूट शॉर्टेज, बहुत अर्जेंट नीड पे लेते हैं। और मार्जिनल फैसिलिटी स्टैंडिंग रेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है, ठीक है। ये तीनों तरीके एक तरह से लोन लेने की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब पैसा लेने की बात हो रही है आरबीआई से। तो देखिए, जब एक्सपेंसिव पॉलिसी मतलब मार्केट में पैसा जाना चाहिए, मार्केट में पैसा कब जाएगा, जब एसएलआर कम रहेगा बैंक के पास, मतलब बैंक ज्यादा पैसा रखेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब, अब एसएलआर सीआरआर समझना है तो थोड़ा सा हमारा पुराना वीडियो देख लो, आपको पूरा समझ जाएगा। चलिए, ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो और ध्यान से पढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने बोलेगा कि डू या नॉट डू क्या है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। चलिए, Which of the following factor policy were affecting in the price of rice in India in recent past? देखिए, मेरे इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, यहां पे क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो यहां पे राइस के प्राइस को अफेक्ट कर रही है, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, कौन कौन से वो तरीके जिसको राइस का प्राइस रेगुलेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलरेडी आपको मैंने एक चीज समझाई थी जब मैंने आपको बताया था प्राइस फ्लोर एंड द प्राइस सीलिंग, याद करिए आप लोग। प्राइस फ्लोर मतलब होता है कि प्राइस अब उससे नीचे और नहीं गिरेगा, और प्राइस सीलिंग होता है कि उसके ऊपर अब प्राइस नहीं बढ़ेगा, जैसे कि आपकी किसी एमआरपी हो गया, इट इज अ प्राइस सीलिंग, ठीक है। प्राइस फ्लोर मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, दैट इज प्राइस फ्लोर, उसके नीचे और पैसा नहीं जाना चाहिए, मतलब उससे और सस्ता नहीं होना चाहिए चीज, ठीक है, वो बेसिक है। तो कहने का मतलब यहां पे मेरा ये है कि कौन से वो तरीके हैं जिसमें गवर्नमेंट यहां पे इंटरफेयर कर रही है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस है, सारे के सारे गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस है। गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है, मतलब गवर्नमेंट बोल रही है ना कि भाई इसके नीचे और पैसा, मतलब इसके नीचे और सस्ता नहीं होगी चीज। कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ क्रॉप्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट दे रही है, बोले ठीक है यहाँ पे 100 रुपए मिनिमम रहना चाहिए, 100 से नीचे ना, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया। यहाँ पे गवर्नमेंट खुद ट्रेडिंग कर रही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग कर रही है, गवर्नमेंट उसको इकट्ठा करके रख ले रही है, गवर्नमेंट अपना स्टोरेज बफर स्टॉक फिल कर रही है, बिल्कुल। और कंज्यूमर सब्सिडी, अगेन गवर्नमेंट यहां पे इंटरफेरेंस है। ये चारों के चारों मेथड है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के, और वो हमारे क्रॉप के प्राइस में ऊपर नीचे होने में बिल्कुल मदद कर रहे हैं यहाँ पे। सो दैट्स वाई यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे आपके लिए बन सकता है कि कौन से मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है प्राइस रेगुलेट करने के लिए। ऑल दीज मेथड्स आर देयर, ऑल दीज मेथड्स आर देयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन ऑफ द बैंक, चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, ऑलरेडी आपको ऊपर ही मैंने समझा दिया इसके लिए। चलिए, द सर्विस एरिया अप्रोचेस वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत रेयर है, बट चलिए कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था लीड बैंक स्कीम के बारे में, ये देखिए वैसे स्टेटमेंट इसका यही है, सर्विस एरिया अप्रोच। सर्विस एरिया अप्रोच हमारा चालू हुआ था 1969 में, वो 1969 वो किसके अंदर हुआ था, लीड बैंक स्कीम। अब लीड बैंक स्कीम क्या है, देखिए लीड बैंक स्कीम क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, लेट से आपका डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको ले लीजिए, उसके अंदर एक बैंक को ना लीडर बनाया जाएगा। लेट से पंजाब नेशनल बैंक को लीडर बनाया गया। अब पंजाब नेशनल बैंक की ड्यूटी है कि उस एरिया के अंदर एज ए लीडर बैंक होके देखेगा कि कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और बाकी बैंक्स को भी वो डायरेक्शन देगा, क्रेडिट सिस्टम बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दिया पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक भाई लीडर बन गया है एक पर्टिकुलर एरिया का, और ड्यूटी है कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट्स को देखेगा, रूरल सेक्टर में कितना पैसा डालना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ लीड बैंक स्कीम। और कौन से ईयर में चालू हुआ था, 1969 में चालू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जो होते हैं ना चीजें, उसमें आ जाता है क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक। पहली बात, एसेट होता क्या है भाई, कमर्शियल बैंक ने अपना कुछ पैसा आरबीआई को दे रखा है, आरबीआई के पास उनका पैसा पड़ा है, आरबीआई के पास उनके डिपॉजिट्स पड़े हैं, तो ये उनका एसेट है,
उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो उनका एसेट है। उन्होंने किसी को उधारी दे रखी है, किसी को लोन दे रखा है, उनका एसेट है। लेकिन यहां पे जब मनी एट अ कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये बहुत खतरनाक लाइन लिखते हैं आईएएस वाले। इसका मतलब होता है कि सारे डिमांड डिपॉजिट, जब मैं चाहूं मैं उस पैसे को ले सकता हूं, मेरा पैसा हो। डिमांड एट कॉल मतलब मनी एट कॉल, मतलब ऐसे ही भाई मेरे को जाना है, एटीएम से उठाया, चलो पैसे निकालने जा रहा हूं मैं। वो पैसा गवर्नमेंट, वो पैसा बैंक का नहीं है, वो पैसा मेरा है। वो पैसा मेरा है, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है शॉर्ट नोटिस पे, कभी भी उसको मैं निकाल सकता हूं। डिमांड डिपॉजिट्स की बात हो रही है यहां पे, हो रही डीडी की बात करें, डिमांड डिपॉजिट्स की, ठीक है, जो मैंने सेविंग अकाउंट में डाल रखा है, दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे दिमाग में आप रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट / आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपये, मतलब नीचे अगर गिर रहा है तो पैसा अगर नीचे गिर रहा है, स्लाइड अगर हो रहा है, तो कौन सा अप्रोच भाई यहां पे गवर्नमेंट का नहीं होगा, फिर आरबीआई का यहां पे नहीं होने वाला है। देखते हैं जरा अभी। तो मुझे बताइए कि पैसा गिरेगा क्यों? सोचिए पैसा गिरेगा क्यों? पैसा तब गिरता है जब एक तरह से भाई मार्केट में ना क्या बोलते हैं, पैसे की वैल्यू बहुत, डिमांड क्या बोलते हैं, पैसा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रखा है। पहली बात, अब डिमांड में सप्लाई देखिए, वैल्यू क्यों डाउन हो रही है पैसे की? जब हमने डॉलर की बात की, डॉलर की वैल्यू जैसे अप हो रही थी, देखिए डॉलर की वैल्यू अप हो रही है, पैसे की वैल्यू यहाँ पे रुपये की वैल्यू डाउन हो रही है। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई डॉलर और इन्फ्यूज करता है, उसके बदले रुपए अपने पास रख लेता है। बोले रुपए मेरे को दो और तुम डॉलर लेके जाओ। तो लोग क्या करते हैं, डॉलर आरबीआई को रुपए देते हैं और डॉलर लेके आते हैं। तो फिर देखने को मिलता है कि अच्छा ठीक है, अब इस तरह से स्टेबल हो गया है डॉलर का प्राइस, रुपये की वैल्यू एज कंपेयर टू डॉलर, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि रुपए ज्यादा क्वांटिटी में, इसकी क्वांटिटी जब ज्यादा हो रही है तब भाई इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। जिसकी भी मार्केट में क्वांटिटी ज्यादा है उसकी वैल्यू डाउन है, ये बात समझ लो थोड़ा सा। चलिए अब यहां पे क्या करेगा भैया, कौन सा नहीं करेगा, क्या बोला है, नॉट करेगा। तो यहां पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्यों अपनाएगा वो? अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाएगा वो, तो इसका मतलब मार्केट में और पैसा लाने की कोशिश करेगा। और आरबीआई क्यों चाहेगा मार्केट में और पैसा है? आरबीआई तो चाहेगा मार्केट में पैसा और निकल जाए, मतलब आरबीआई खुद उसको वापस ले ले। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी ना अपना के यहां पे टाइट पॉलिसी अपनाएगा। देखिए अगेन डिमांड एंड सप्लाई, अगर रुपया ज्यादा मार्केट में आ गया तो रुपए की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो आरबीआई कोशिश करेगा कि रुपया कम रहे इस कंडीशन में, जो स्लाइड हो रहा है नीचे जा रहा है तब। तो बोलेगा इस टाइम तो रुपया उसको खींचो ना, ऊपर खींचो। सो दिस विल द राइट आंसर नॉट। अब देखिए कर्विंग द इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड द प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट, ये तो भाई एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा, इंपोर्ट को रोकेगा, बिल्कुल सही बात है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आपको समझाऊंगा जब आप मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करूंगा, उसका भी रिलेशन होता है डॉलर एंड रुपी के ऊपर नीचे होने में, ठीक है। तो देखिए कभी भी अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कभी भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। एक्सपोर्ट करते तो हमें क्या आता है भैया, हमें फॉरेन करेंसी आती है। हमें जब फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी अगर ज्यादा आएगी तो रुपए की वैल्यू और स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी बढ़ रही है ना, तो रुपया क्या होगा, और अप जाएगा, ऊपर उठेगा। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इश्यू द रूपी डिनोमिनेशन मसाला बॉन्ड। अब आपको बता दो मसाला बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था कि मसाला बॉन्ड, एनडीए में क्वेश्चन पूछ रखा था मसाला बॉन्ड क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछ रखा था मसाला बॉन्ड के ऊपर। तो देखिए भैया मसाला बॉन्ड वो है, रूपी डिनोमिनेशन है, आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इसको आप मसाला बॉन्ड से जो पैसे आपने मिले हैं, जो आपको खरीदे हैं आपने, जो मतलब इंडियन रुपी में आपने खरीद रखे हैं, उसको इंडियन रुपी जो आपको मिला है उसको आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखेंगे। ऐसे किसी भी इंडस्ट्री में स्टेट नहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो रियल एस्टेट के साथ डील करती है, एक कंडीशन होती है उसके लिए, ठीक है। और मसाला बॉन्ड रूपी डिनोमिनेशन, मसाला बॉन्ड रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड होते हैं, मतलब आप रुपये से उसको खरीद सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी, ठीक है। मसाला बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। इज इन द कंडीशन रिलेटेड टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, नहीं हम नहीं चाहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए यहां पे फर्स्ट डी इज द राइट आंसर, नॉट, नहीं करेगा। चलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या रोल है भैया, अभी इसके ऊपर रेयर से रेयर एक दो बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और हमारा काम है भाई यहाँ पे पूरा इसको खत्म करना। तो चलिए अब करते हैं। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। तो हम समझते हैं भाई कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने उस एरिया में सेटअप किया है, सोच के देखिए हमने उस एरिया में सेटअप करके देखा जैसे कि रूरल है, सेमी रूरल है, जहाँ पे जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स वो नहीं जा रही हैं, तो हमने उनके ही कुछ क्या बोलते हैं स्पॉन्सर्स, हमने एक तरह से छोटे छोटे बैंक्स ओपन कर दिए स्मॉल फाइनेंस बैंक। पर्पस क्या है कि छोटे छोटे यूनिट जो हैं, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, उनको पैसा दें, बिल्कुल सही बात है।
रूरल सेक्टर में प्रमोट करें, मार्जिनल फार्मर्स को हेल्प करें। और ऐसा नहीं है बिल्कुल कि एनकरेज द यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप द बिजनेस पर्टिकुलर इन द रूरल, ऐसा कुछ पर्टिकुलर एरिया में नहीं है। सो दैट्स नॉट द थिंग। हाँ ये है कि सेटअप करें, पर्टिकुलरली यहां पे एक टर्म काफी स्ट्रांग हो जाता है, ऑल्दो सेटअप करें ये प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ना कि उनने सिर्फ रूरल एरिया में, ऐसा नहीं है, आप अर्बन एरिया में भी कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट द थिंग, ठीक है। एक तरह से हेल्प करना है एक इंस्टीट्यूशनल मेथड से, क्योंकि देखो गांव में अभी भी क्या सिस्टम होता है कि वो लोग किसी बोलते हैं ना कि जमींदार से या कोई उनका पुराना साहूकार है उससे लोग पैसा लेते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कर रहे हैं भाई, उनको हेल्प कर रहे हैं कि जैसे वो उनसे ही क्रेडिट ले। एक तरह से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटिंग सिस्टम हमारा चालू है कि आप क्रेडिट अगर लें तो इंस्टीट्यूशन से लें, बाकी और कहीं से ना लें। तो ये एक सिस्टम है। अब लोगों को तो यार बैंकिंग से भी डर लगता है, आपको बताओ, तो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं लोग, तो दे आर अप्रोचिंग द बैंक। और बहुत टाइम पे क्या होता है, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो गांव में जाने से डरते हैं, नहीं जाते, क्योंकि उनको बिजनेस उतना नहीं होता। तो इसे ग्रामीण बैंक हो गया, आरआरबी हो गया, आरआरबी मतलब ग्रामीण बैंक का ही है, और इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 and 2, नॉट पर्टिकुलर इन द रूरल एरिया, अदरवाइज द अबोव स्टेटमेंट, बाकी की जो है स्टेटमेंट का पार्ट वो सही है वैसे। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक भाई किस टाइप के बैंक है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड बैंक लाइसेंस बाय द आरबीआई। अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की लाइसेंसिंग कौन करता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सीधा यहाँ पे दिख रहा है, लोगों को लगता है नहीं ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। कौन से वेब पर्पस है, लो इनकम एरिया में अनरिजर्व कम्युनिटीज को हेल्प करेंगे, वही बात है। रूरल एरियाज में माइक्रो फाइनेंसिंग, छोटी मोटी फाइनेंसिंग, 1 लाख तक की फाइनेंसिंग लोग कर देंगे, छोटे छोटे आप जो बैंक सर्विसेज हैं लोग दे देंगे, ठीक है। तो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो वही बहुत बेसिक बातें हैं सारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पर्पज है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, मतलब गांव के छोटे तबके लोग, जो टाउन के जो लोग हैं, उनको भी आप अगर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ रहे हो तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे कि जो जन धन योजना अपने मोदी जी ने लाई थी, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने जोड़ा सबको, बैंकिंग हैबिट्स बढ़ाई, ये सब ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं अगर मेरा वीडियो से जुड़े रहते हैं तो। चलिए स्मॉल लोन देना, सेविंग अकाउंट ओपन कराना, ये सारे सिस्टम ये लोग करेंगे। क्या भाई कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, वो तो देखिए ये सब आपके लिए नहीं पूछा जाता है, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ इट हमारा जो था। अब देखिए इसमें ये सब चीजें हैं, 200 करोड़ मिनिमम आपको चाहिए, ये हमें हमारे काम की जरूरत नहीं है, दैट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लें। हमारे लिए सिर्फ इतना है कि कहाँ पे हो भाई क्या बोलते हैं, कहाँ पे अपना ब्रांच सेटअप कर सकते हैं, कौन से एरिया में करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा करके इंपॉर्टेंट है। चलिए ये है कि उसको कौन देगा हमको, वो कौन देने वाला है उनको लाइसेंस, आरबीआई देने वाला है। अब चलिए ये तुम्हारे लिए भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल करेगा। 12 मेंबर नहीं 6 मेंबर कमेटी होती है, इसके अंदर 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, एक आरबीआई के गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक अदर ऑफिसर होता है, और 3 मेंबर यहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है यहाँ पे। और जब 4 मेंबर, मिनिमम 4 मेंबर होनी चाहिए जब कोई मीटिंग होती है तब, ओके। और यहाँ पे अगर कोई बात फंस जाती है, अटक जाती है, और दोनों साइड से बराबर वोट अगर हो जाते हैं, तो वहां पे आरबीआई के गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है, ये भी आपको बता रखा है। ये लोग वैसे भी हर 2 महीने में एक बार मिलते हैं। इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप, चेयरमैनशिप नहीं, यहाँ पे आरबीआई गवर्नर इसका चेयरमैन होता है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ओनली 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती क्या भैया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पे क्या अडॉप्ट करती है भाई, क्या क्या चीजें करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन डिसाइड करती है, क्रेडिटिंग सीलिंग क्या होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है। मॉरल सुसेशन देना है, आपको बताता ना, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, ये सब आपको बता रखा है। आप जरा पिछला वीडियो तो देखिए अच्छे से। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आता है, सीआरआर डिसाइड किया जाता है, एसएलआर डिसाइड किया जाता है, रेपो रेट डिसाइड किया जाता है। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट को क्या बोलते हैं, लिक्विड एडजस्टमेंट रेशियो हम बोलते हैं, या फैसिलिटी बोलते हैं इसको, जो कि नरसिम्हन कमेटी, सेकंड नरसिम्हन कमेटी 1998 के अंदर उन्होंने इस बात को बोला था कि रिजर्व रेपो रेट एंड रेपो रेट को शुरू करना चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन्स देने चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें डिसाइड की जाती है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो की रेट क्या होता है वो डिसाइड किया जाता है इस टाइम पे। तो बहुत सारे ये सब का जो है ना, जो मॉनेटरी कमेटी होती है, काफी हाई पावर्ड कमेटी है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में। और क्वालिटेटिव में क्या होता है, बताता है कि भाई क्रेडिट रेशनिंग, किस एरिया में आपको भाई कितना पैसा डालना है, कितना नहीं डालना है, ये सब आरबीआई डिसाइड, मतलब ये कमिटी डिसाइड करती है और बताती है बैंक्स को। ये सब बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। चलिए नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आरबीआई पेनल्टी उल्टी मारता ही है, उसमें क्या। टू द एस्टेब्लिश द पेमेंट बैंक, देखिए पेमेंट बैंक भी एक तरह से छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। ये देखिए प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब गांव क्षेत्रीय छोटे छोटे एरिया में ये लोग भाई छोटे छोटे क्रेडिट देंगे, वही 50-60 हजार का, लाख तक का ये लोग क्रेडिट उनको देंगे, ठीक है।
देखिए क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस? मोबाइल टेलीफोन्स कंपनी एंड द सुपरमार्केट चेन्स आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट आर एलिजिबल टू प्रमोट द पेमेंट बैंक। बिल्कुल प्रमोटर्स है भाई, बिल्कुल ठीक है। मतलब छोटे मोटे जो होते हैं ना भाई, आप जैसे फोन पे भी अपना देखो ना, फोन पे भी अपना चालू कर देता है भाई, इतना हमसे लोन ले लो। फोन पे क्या करता है आपने देखा होगा ना, फोन पे भी थोड़ा बहुत आपको लोन दे देता है। कोई छोटी मोटी कंपनी होती है जो आप देखते होगे ना, आपको कोई सर्विस दे रही, वो भी आपको लोन दे रही होती है थोड़ा बहुत। ये सब पेमेंट बैंक का पार्ट। एयरटेल पेमेंट बैंक है एक तरह से, वो भी आपको कुछ लोन दे रहा होता है, ठीक है। उसका अपना पेटीएम पेमेंट बैंक है था, मतलब वो भी आपको लोन देता था। ये सब उसी का तो एग्जाम्पल है, आपने देखा है, सब आपने यूज किया होगा शायद से, ये सब आपने यूज किया होगा पेमेंट बैंक का। मैंने तो यूज किया है मेरे पास तो इसका अपना पेटीएम का डेबिट कार्ड भी था। पेटीएम का डेबिट कार्ड था, मस्त एज अ उसको यूज करता था मैं, एज अ डेबिट क्रेडिट दोनों यूज करता था, सही बताऊं तो आपको। लेकिन ऑल दो दे आर नॉट अलाउड टू इशू द क्रेडिट कार्ड, वो डेबिट कार्ड ही यूज करते हैं, ठीक है। बस उसको स्लैश मार के बोलते हैं, बट इट इज ओनली द डेबिट कार्ड, ठीक है। तो डेबिट कार्ड के यूज इशू कर सकते हैं, दे कैन नॉट इशू द क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये पेमेंट बैंक तो आप सब देखिए, फोन पे भी आपको देखिए, जो आपको आप देखते नहीं छोटे मोटे, आपको पता नहीं धोनी भाई पता नहीं किसका ऐड कर रहे थे कि भाई वो आपको हम तुरंत इंस्टेंट लोन दे देंगे, वो सब क्या हो, पेमेंट बैंक का ही तो टाइप है यार, और क्या। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक द लेंडिंग एक्टिविटीज। क्यों नहीं कर सकते भैया? अच्छा, लेंडिंग एक्टिविटी देखिए, कैन नॉट अंडरटेक द, मतलब छोटे मोटे लोन तो दे सकते हैं यार, ठीक है। लैंडिंग एक्टिविटी में यहां पे आ जाता है कि जैसे बताऊं मैं आपको, 10 सेकेंड सोचने दो जरा यार। जैसे कि आपको घर खरीदना है, कुछ करना है, तो उसके लिए तो मतलब लेंडिंग मतलब ऑफकोर्स लोन आपको चाहिए रहेगा ना। तो यार पेमेंट बैंक अभी भी डाउटफुल है, थोड़ा आप लोग चेक करिएगा, शायद से मैं कुछ भूल रहा हूं मैं कि ये लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। बिकॉज मैंने जहां तक देखा है, छोटे मोटे अमाउंट तो लोग कर ही लेते हैं, पर शायद से पेपर्स पे कुछ अलग वैल्यू होती है। ये बेस के साथ ठीक है, मतलब पहला वाला तो सही है भैया, पहला वाला तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रमोट करते हैं, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते, तो मुझे पता है डेबिट कार्ड इशू करते हैं यहाँ पे। तो ये तो सेकंड वाला तो गलत है, जरा ऑप्शन के हिसाब से खेलते हैं। पहला वाला सही है, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है। अब अटक गया वापस से, शायद से ये लोग नहीं करते हैं यार लेंडिंग एक्टिविटी। अब पेमेंट बैंक कहाँ ही करेगा उतना, ठीक है, मतलब ओवरऑल तो नहीं करते हैं, ठीक है, दे कांट डू इट, ठीक है। तो हाँ, फिर क्या बचा, एक ही बचा ना यार, हाँ तो सही है फिर, दे कांट डू इट, ठीक है, नहीं करते फिर। बट डाउटफुल था मुझे जरा इसमें, अब ऑप्शन के साथ तो जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं करते हैं। बट एक बार आप थोड़ा और डिटेल में करिएगा, इतना दिमाग में रखिए, क्रेडिट कार्ड तो लोग नहीं इशू करते हैं, ये तो श्योर हूं मैं, ओके। बट आरबीआई ने इनको इसलिए बोल रखा है कि बेसिकनेस जो बैंकिंग होती है, दैट दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ इट, सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम हियर, ओके। जैसे बेसिक में क्या होता है, आप सर्विसेज दे सकते हो बैंकिंग की, ओके, ये सब चीजें आप कर सकते हो, और तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए ये वाला चलो दिमाग में रख लेना कि दे कांट डू द लेंडिंग एक्टिविटी। चलिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द दिस टर्म, दैट इज व्हाट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं मैं कि मैं भाई बैठा हूं यहाँ पे नासिक में, मेरा अकाउंट है गांव में, तो क्या मैं यहाँ से मतलब अगर यहाँ से हेल्प लेना चाहूँ किसी एसबीआई अकाउंट से, मतलब एसबीआई के ब्रांच से, और मैं चाहूँ कि भाई कैन आई गेट द बेनिफिट्स, मुझे वहाँ पे जाने की जरूरत ना पड़े, सारे काम मेरे यहाँ से हो जाए, लेकिन मैं अपना ब्रांच वहीं पे रखना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे मुझे मिल सकता है? तो ऐसा भाई सिस्टम मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट में तो मिल जाता है, लेकिन सच बताऊँ एसबीआई अभी भी रुला देता है, आपको सच बताता हूँ, एसबीआई अभी भी रुला देता है। मेरा सिर्फ एक तरह से यूपीआई का पेमेंट बंद हुआ था ड्यू टू सम ऑफ द रीजन, कुछ फ्रॉड हो गया था, मुझे लिटरली गाँव में जाना पड़ा था वहां से एक्टिव कराने के लिए कुछ, मैं हद है, मतलब दे कांट डू इट फ्रॉम हियर। फिर बोलते कि भाई ट्रांसफर कर लो, मैं हद है तुम्हारा, तो मतलब मुझे करना ही नहीं, वहीं पे रखना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे परेशानी होती है कभी कभी, ऑल्दो क्या पता कुछ एसबीआई फ्रेंडली होंगे, उनको आता होगा भाई, मेरे साथ तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। बट डेफिनेटली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का पर्पस ये होता है यहाँ पे कि भाई आप अपने कस्टमर को जो ऑपरेट कर रहा है अकाउंट, उसको बैंकिंग सर्विसेज किसी भी पार्ट ऑफ द, किसी भी इंडिया के पार्ट से वो एक्सेस कर सकता है, उसका अकाउंट कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्दो जो अपने अभी नेशनलाइज बैंक है वो भी इसमें काफी एक्टिव हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे नेशनलाइज बैंक की सर्विसेज काफी पुअर है अभी भी, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट पहला वाला है, इट एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई करने, ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन वही होता है कि जिससे लोगों का फायदा हो सके, लोगों का फायदा हो सके वहां पे, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। इंटरकनेक्टेड हो सारे ब्रांच एक दूसरे से, ज्यादा करके प्राइवेट बैंक में तो ऐसे देखना फोन करके काम हो जाता है प्राइवेट बैंक में, तो ठीक है। सेकंड और थर्ड यहाँ पे नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, एनपीए की बात उसमें करेंगे, तो 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए
व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस, यार सही बताऊं मेरा कुत्ता पीछे रो रहा है, उसको घुमा के लाना पड़ेगा। तो चलिए मैं खत्म, एक क्वेश्चन खत्म करके जाऊंगा मैं विद मैं सोच रहा था पूरा ही खत्म करूं, बट ही इज क्राइंग राइट नाउ, उसको घुमा के आना पड़ेगा। व्हेन द आरबीआई रिड्यूसेस द, रिड्यूस कब करेगा? अब एसएलआर को रिड्यूस कर रहे हैं बाई 50 बेसिस पॉइंट, उससे मतलब नहीं, मत इसमें मत ध्यान दीजिए, रिड्यूस किया जा रहा है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, क्या होने वाला उससे? एसएलआर जब कम कर देंगे तो, ठीक है, एसएलआर जब बढ़ाएंगे तो आरबीआई अपने पास ज्यादा बोलेगा ना कि कंट्रोल लेगा, या फिर बैंक के पास कम पैसे बचेंगे। अब आरबीआई, अब यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि भाई एसएलआर कम कर दो, 50 बेसिस पॉइंट कम कर दो, मतलब बैंकों को थोड़ा सा फ्रीडम दो, बैंक थोड़ा पैसा उड़ाएं, सिंपल सी बात है। तो उस केस में, कौन से केस में होगा ये? देखिए, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट विल इंक्रीज। अरे यार, कोई जीडीपी रेट कैसे तुरंत मतलब 50 बेसिस पॉइंट क्या, जीडीपी बढ़ के ठक से, ये कैसे इफेक्ट होता है? ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जीडीपी ग्रोथ तो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल, ये तो क्या है, ये तो बहुत सारे अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है, एफआईआई बोलते हैं इन्हें, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक मे कट देयर लैंडिंग रेट्स, बिल्कुल लैंडिंग रेट अभी ये थोड़ा कम करेंगे तो उसमें ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो ये क्या करेंगे, पहले 10% पे लोन दे रहे थे, अब बोलेंगे 9.5 पे लीजिए आप, 9.5 पे लोन लीजिए। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा भी पड़ा है, ये बोलेंगे ज्यादा पैसा हमसे लोग लेंगे, तो दैट्स व्हाई दे विल कट। ये अब ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट बनेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ये ज्यादा पैसा अब कमर्शियल बैंक चाहेगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के, दे में ड्रास्टिक, हटाओ यार, कोई मतलब नहीं है, ड्रास्टिकली कोई चीज नहीं होती है यहाँ पे, सब टाइम टेकिंग है, ठीक है। कभी कभी तो भाई इसका मार्केट में भी देखने को मिलता है कि इसका इफेक्ट भी जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक यहाँ पे लेंडिंग रेट्स अपने कम करेंगे, मतलब 10% से 9.5 पे आ जाएंगे, जिससे ज्यादा लोग उनसे लोन लें, ज्यादा पैसा वो मार्केट में इन्फ्यूज कर सके, इसका मतलब ये होता है। सो सी इज द राइट आंसर। सो थैंक यू यार। अगले, ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका मैं कंटिन्यू करूंगा मैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में उसको बना दूंगा मैं। आई थिंक कितने पेज कर चुका हूं मैं, देखता हूं यहाँ पे मैं, आजा भाई, 18 पेज किए मैंने, और 48 पेज हैं और 30 पेज बचे हैं। सो दैट आई विल कवर, इसी टाइप के क्वेश्चन से काफी और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सीडीएस के और सीएपीएफ के और अदर स्टेट पीसीएस के भी मिलेंगे यहाँ पे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।